हेलो डियर स्टूडेंट, मैं आपका मेंटर अरविंद आर्य आपका आसान फिजिक्स में स्वागत करता हूं। हम क्रैश कोर्स की जो सीरीज पढ़ रहे थे उसमें हम एनएलएम में आज नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे, फोर्थ लेक्चर, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, स्प्रिंग प्रॉब्लम्स और कंस्ट्रेंट मोशन। स्प्रिंग प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे और कंस्ट्रेंट मोशन पढ़ेंगे। एंड आपका एक और जो टॉपिक है इसमें, वेइंग मशीन इन ए लिफ्ट, इसको भी पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट टॉपिक है आपका स्प्रिंग प्रॉब्लम्स। पहला टॉपिक क्या है आपका, स्प्रिंग फोर्स या स्प्रिंग प्रॉब्लम्स। इसकी बात करते हैं हम, किसकी, स्प्रिंग फोर्स की बात करते हैं, स्प्रिंग प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। स्प्रिंग प्रॉब्लम की बात करेंगे तो ये आपका ये स्प्रिंग हो गई, इट इज कनेक्टेड विद द रिजिड सपोर्ट। दृढ़ सिरे से बांध दिया अपन ने इस स्प्रिंग को, इट इज कनेक्टेड विद रिजिड सपोर्ट, ये स्प्रिंग हो गई। एंड दिस इज कनेक्टेड विद मास m। आपने एक स्प्रिंग ली, उसको एक रिजिड सपोर्ट से बांध दिया, वन एंड को, और अदर एंड को किससे कनेक्ट कर दिया, विद द मास m। अब देखिए आपका, जैसे आप इस स्प्रिंग पर फोर्स लगाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, तो सपोज दैट आपने ऐसे एक्सटर्नल फोर्स लगाया F, तो सबसे पहले इसका बॉडी का वेट mg, तो ये डाउनवर्ड एक्ट करेगा। ठीक है, वेट हमेशा कैसे लगता है, डाउनवर्ड, हमेशा कैसे लगेगा, डाउनवर्ड। और इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन और एक्ट करेगा R, ये कैसे एक्ट करेगा, अपवर्ड। कैसे एक्ट करेगा, अपवर्ड। अच्छा, तो आप R को तो mg से बैलेंस कर देंगे, R को किससे बैलेंस कर देंगे, mg से बैलेंस कर देंगे। इस फोर्स से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन क्योंकि ये बैलेंस हो रहा है। अब लेकिन जैसे ही फोर्स को अप्लाई करोगे इस पर, तो इसमें क्या होगा, एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगा। क्या होगा, एक्सटेंशन, खिंचाव उत्पन्न होगा, स्प्रिंग आगे की तरफ चली जाएगी। इसमें क्या होगा, एक्सटेंशन होगा, एलोंगेशन हो जाएगा, मतलब स्प्रिंग का क्या हो जाएगा, एलोंगेशन। लेकिन जब आप, तो ये इसकी मेन पोजीशन हो गई। इसके बाद हम इसकी दो पोजीशन देखते हैं। ये देखिए, इस पोजीशन में क्या होगा, इसमें स्प्रिंग में क्या होगा, आपके एलोंगेशन होगा। यहाँ पे क्या होगा, स्प्रिंग एलोंगेट हो जाएगी, ये आपकी मेन पोजीशन हो गई। यहाँ से स्प्रिंग ये एलोंगेट होगी, और एलोंगेट हो जाएगी तो ये इसका इस तरह से ये एलोंगेट हो गई, स्प्रिंग क्या हो गई, इधर एलोंगेट हो गई। और ये स्प्रिंग जैसी एलोंगेट हुई, सो हमने ये कंसीडर किया कि इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया x। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, x, फोर्स लगाने पर। दूसरा तरीका ये है कि आप फोर्स इधर ना लगा के इधर लगा दें, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएं, मतलब स्प्रिंग को क्या करें, हम कंप्रेस करें। क्या करें, कंप्रेस करें। ये क्या हो गया, एलोंगेशन हो गया, एलोंगेशन हो गया, खिंचाव आ गया स्प्रिंग में। ठीक है, अगर आप स्प्रिंग को यहां से क्या कर दें, कंप्रेस कर दें। क्या करें, कंप्रेस कर दें। जैसे आपका ये रिजिड एंड हो गया और ये सरफेस हो गई, आपने इसको स्प्रिंग को क्या किया, कंप्रेस कर दिया। कंप्रेस करने के बाद ये आपने एक मास से कनेक्ट कर दिया, m मास से कनेक्ट कर दिया। So this is the compression of spring X. Compression of spring X. इस कंडीशन में आपने फोर्स कैसे लगाया, एक्सटर्नल फोर्स इधर लगाया। अब देखिए, जैसे ही आप इसको एलोंगेट करेंगे या कंप्रेस करेंगे स्प्रिंग पर, तो एक और इसमें फोर्स एक्ट करता है, जिसको हम कहते हैं स्प्रिंग फोर्स। क्या कहते हैं, स्प्रिंग फोर्स। और इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K हो गया। स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, K। स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, जब आप किसी स्प्रिंग को, ये कैसी इलास्टिक बॉडी है, मतलब इलास्टिक बॉडी के जैसे बिहेव करेगी कि जब आप इसको कंप्रेस करोगे, खींचोगे, और खींच के जैसे ही छोड़ोगे तो ये क्या होगी, मीन पोजीशन पे आ जाएगी एक पर्टिकुलर कंडीशन तक। जैसे ही आप इस पर क्या करोगे, एक्सटर्नल फोर्स लगाया आपने, बाहुबल लगाया, इसको एलोंगेट किया, खींच दिया, तो ये क्या हो गई, इसकी मेन पोजीशन हो गई। अब आपने यहाँ पे इसको एलोंगेट कर दिया, कितना एलोंगेट कर दिया, x। कितना एलोंगेट कर दिया इसको, x एलोंगेट किया, तो इस पर एक और फोर्स एक्ट करेगा, जिसको अपन कहेंगे रेस्टोरिंग फोर्स। हम कौन सा फोर्स कहेंगे, रेस्टोरिंग फोर्स। कौन सा फोर्स कहेंगे, रेस्टोरिंग फोर्स, प्रत्यानयन बल कहेंगे, जो इस बाहुबल के एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट वर्क करेगा, और जो इसको बैलेंस करेगा। क्या करेगा, बैलेंस करेगा। और इस फोर्स के कारण ये स्प्रिंग क्या होगी, मीन पोजीशन पर आएगी। किधर आएगी, मीन पोजीशन पर। तो ये जो रेस्टोरिंग फोर्स है वो क्या होता है, स्प्रिंग के डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होता है, -x। स्प्रिंग के डिस्प्लेसमेंट के कैसा होता है, प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, जितना ज्यादा आप एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे, उतना ज्यादा मीन पोजीशन पर लाने के लिए रेस्टोरिंग फोर्स लगाना पड़ेगा। तो एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा तो डिस्प्लेसमेंट भी ज्यादा, और डिस्प्लेसमेंट ज्यादा तो क्या,
रेस्टोरिंग फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा स्प्रिंग को क्या करना होगा, रेस्टोरिंग फोर्स ज्यादा लगाना होगा। किसके लिए, मीन पोजीशन में आने के लिए। किसके लिए, मीन पोजीशन में आने के लिए। तो देखो यहां से मैं इस प्रोपोर्शनल को हटाऊंगा तो यह जाएगा -kx, इसको हम कहते हैं रेस्टोरिंग फोर्स, एंड k इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट, इसको प्रत्यानयन बल कहते हैं, और k को क्या कहते हैं, स्प्रिंग नियतांक। ये Fr क्या है, रेस्टोरिंग फोर्स, प्रत्यानयन बल, रेस्टोरिंग फोर्स, प्रत्यानयन बल। k क्या है, फोर्स कांस्टेंट और स्प्रिंग कांस्टेंट, फोर्स बल नियतांक या फोर्स कांस्टेंट और स्प्रिंग कांस्टेंट या स्प्रिंग नियतांक। बल नियतांक या स्प्रिंग नियतांक। और x इज डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड इन स्प्रिंग, क्या है, डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड इन स्प्रिंग, प्रोड्यूस्ड इन स्प्रिंग, डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड इन स्प्रिंग, स्प्रिंग में उत्पन्न विस्थापन, क्या कहेंगे हम इसको, स्प्रिंग में उत्पन्न विस्थापन। तो ये कंडीशन होती है। फिर से ध्यान दें, ये आपकी कोई स्प्रिंग थी, यहां पे हमने एक रिजिड सपोर्ट दृढ़ सिरे से बांध दी, इसका एक एंड जो है वो m मास के ब्लॉक से कनेक्ट कर दिया। जैसे आपने इस पर एक्सटर्नल फोर्स F लगाया तो ये क्या होगी, इधर की तरफ फोर्स लगाएंगे आप, बाहर की तरफ, तो ये एलोंगेट होगी। क्या होगी, स्प्रिंग एलोंगेट होगी, तो x एलोंगेशन प्रोड्यूस्ड हो गया स्प्रिंग में। अब जैसे इसमें एलोंगेशन प्रोड्यूस्ड होगा तो स्प्रिंग में इसका इंटरनल फोर्स लगाएंगे, इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इंटरनल फोर्स लगाते हैं, किसके लिए, मीन पोजीशन में आने के लिए। किसके लिए, मीन पोजीशन में आने के लिए। तो वो जो इंटरनल फोर्स है उसको हम कहते हैं रेस्टोरिंग फोर्स। कौन सा फोर्स कहते हैं, रेस्टोरिंग फोर्स। और ये जो रेस्टोरिंग फोर्स है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, रेस्टोरिंग फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होता है, डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड इन स्प्रिंग। किसके प्रोपोर्शनल, डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड इन स्प्रिंग, तो ये डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होता है। अब आप देखिए इस प्रोपोर्शनल को हटाया तो एक कांस्टेंट आ गया कि तो F इक्वल टू -kx। F को क्या कहेंगे, रेस्टोरिंग फोर्स, जो किसको बैलेंस कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स को। तो कई बार आप इसको FB कह सकते हो, ठीक है। ये एक्सटर्नल फोर्स किसको बैलेंस कर रहा है, सॉरी रेस्टोरिंग फोर्स किसको बैलेंस कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स को। एक और इंपॉर्टेंट बात, आपने रेस्टोरिंग फोर्स और x क्या कहा, प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल है तो हम इसके लिए ग्राफ बनाएंगे x में और फोर्स में। x में मतलब डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड इन स्प्रिंग एंड फोर्स इन स्प्रिंग। किस में, डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड इन स्प्रिंग एंड फोर्स इन स्प्रिंग। तो देखिए जब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, डिस्प्लेसमेंट कैसा है, नेगेटिव, तो फोर्स पॉजिटिव है, मतलब ऐसे बन जाएगा इसका ग्राफ। ओके, ये ग्राफ बनेगा। ये क्या बन गया इसका ग्राफ। स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए अगर आपको ग्राफ बनाना है तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी क्योंकि ये प्रोपोर्शनल है, और स्ट्रेट लाइन मिलेगी क्योंकि एक जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के कैसे प्रोपोर्शनल है। बट जब फोर्स पॉजिटिव होगा, मतलब हम यहां पर देखो कंप्रेस कर रहे हैं तो एक्सटर्नल फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ लगा रहे हैं, तो रेस्टोरिंग फोर्स पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ लगेगा। रेस्टोरिंग फोर्स बाहर की तरफ लगेगा ना। जब यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, कंप्रेस कर रहे हो स्प्रिंग को, क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, कंप्रेशन, संपीड़न कर रहे हैं। तो कंप्रेस करने के लिए हमने एक्सटर्नल फोर्स अंदर की तरफ लगाया, मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। अगर इसकी ये मीन पोजीशन कंसीडर कर लें तो रेस्टोरिंग फोर्स पॉजिटिव लगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट कैसा आ रहा है, नेगेटिव, और फोर्स कैसा है, पॉजिटिव। लेकिन जब आप एलोंगेशन करोगे तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ हो रहा है, लेकिन रेस्टोरिंग फोर्स नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो ये वाला ग्राफ बन जाएगा। तो ये आपका स्प्रिंग फोर्स के बारे में हुआ। सिंपली हम स्प्रिंग फोर्स को यहाँ kx लिखेंगे, क्योंकि नेगेटिव साइन केवल ये रिप्रेजेंट करता है कि फोर्स, रेस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, रेस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। या ऋण चिन्ह केवल ये प्रदर्शित करता है कि प्रत्यानयन बल और स्प्रिंग में उत्पन्न विस्थापन, प्रत्यानयन बल और स्प्रिंग में उत्पन्न विस्थापन परस्पर एक दूसरे के विपरीत हैं। कैसे हैं, परस्पर एक दूसरे के विपरीत हैं, ठीक है। तो अब देखिए इस पर हम एक न्यूमेरिकल से आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि स्प्रिंग फोर्सेस पे कैसे प्रॉब्लम पूछे जा सकते हैं एनएलएम में। ध्यान दीजिए, एनएलएम में हम क्या पढ़ेंगे कि स्प्रिंग फोर्स से किस टाइप की प्रॉब्लम आपसे पूछी जा सकती है। सो आपको एक सिस्टम गिवन है, दिस इज ए सिस्टम इन विच a block of mass m1 and m2 are connected with the help of this pulley। आपको एक सिस्टम गिवन है, इसमें इस पुली की हेल्प से
एक मास है m1, इसको हमने कनेक्ट कर दिया m1 मास को, दिस इज ए मास m1 एंड सिमिलरली विद द हेल्प ऑफ दिस पुली a spring having spring constant k, a spring having spring constant k is also connected and other end of this spring is connected with mass m2। ये आपको गिवन डायग्राम है, ये आपको k है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है k, पूछा क्या है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम, and elongation produced in spring, elongation produced in spring। ध्यान दीजिए क्या पूछा गया आपसे, क्या कह रहे हैं आपको, एक ये निकाय दिया गया है, इसमें आपको इसका त्वरण बताना है निकाय का, और स्प्रिंग में उत्पन्न प्रसार बताना है, ठीक है, स्प्रिंग में प्रसार बताना है, ये आपको एक सिस्टम गिवन है। तो देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे। अब ये डाउनवर्ड लगेगा तो ये फोर्स तो नीचे, एक्सेलरेशन किधर होगा, डाउनवर्ड होगा इसका, अगर ये एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा तो ये इधर की तरफ आएगा एक्सेलरेशन, क्योंकि इसका वेट तो डाउनवर्ड लगेगा ना, इसके वेट से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसके वेट से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि इसको नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस कर रहा है, लेकिन इसका वेट डाउनवर्ड लगेगा तो इससे ये क्या होगा, नीचे की तरफ चलना शुरू कर देगा, और जैसे ये नीचे की तरफ चलना शुरू कर देगा तो यहां पे इसका वेट एक्ट करेगा m2g, क्या एक्ट करेगा m2g। अब फिर से स्प्रिंग पे फोर्स लगेगा F इक्वल टू kx, लेकिन यहां पे kx अपवर्ड और यहां kx डाउनवर्ड, तो ये भी क्या है, एक इंटरनल फोर्स है। रेस्टोरिंग फोर्स भी कैसा है, जैसे हमने स्ट्रिंग में पढ़ा था, स्ट्रिंग में टेंशन कैसा है, इंटरनल फोर्स है, स्ट्रिंग में तनाव कैसा है, आंतरिक बल है, टेंशन कैसा है, इंटरनल फोर्स है, तो यहाँ पे रेस्टोरिंग फोर्स भी इंटरनल फोर्स है। तो जब एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे तो इसको हम काउंट नहीं करते हैं, एक्सेलरेशन काउंट करने में, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने में इंटरनल फोर्सेस को काउंट नहीं करते हैं। तो आपका एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम वही हमारा पुराना फॉर्मूला, हमारी ट्रिक क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, सपोर्टिंग माइनस अपोजिंग। सपोर्टिंग एक ही है, कौन सा है, m2g। अपोजिंग फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है यहाँ पे अपोजिंग फोर्स नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे, m2g माइनस सपोर्टिंग माइनस अपोजिंग, अपोजिंग नहीं है तो जीरो, चलाने वाला माइनस रोकने वाला, डिवाइडेड बाय टोटल मास, टोटल मास क्या हो गया, m1 प्लस m2। जब आपने ये सिस्टम बनाया तो मैं बता दूं यहाँ पे स्प्रिंग को मासलेस और स्ट्रिंग को भी मासलेस कंसीडर किया गया है। स्प्रिंग कैसी है, मासलेस है, और स्ट्रिंग भी कैसी है, मासलेस है, ठीक है। तो आपका जो एक्सेलरेशन आएगा सिस्टम का वो आएगा m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये आपका त्वरण आ गया इस निकाय का, क्या आ गया, त्वरण आ गया, एक्सेलरेशन आ गया आपके सिस्टम का। अच्छा, ये हमने एक्सेलरेशन काउंट किया। अब देखिए आपको यहां पे क्या करना है, ये तो वेट लग गया m2g, आपको यहां पे क्या करना है, साथ में इसका टेंशन देखना है कि टेंशन कितना होगा स्प्रिंग में, स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा, तो ये T। अब यहां पर देखो स्ट्रिंग सेम तो टेंशन सेम, और कैसे एक्ट करता है, अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन सेम है। अच्छा, यहां पर भी क्या होगा, ये अगर हम ये स्प्रिंग को कंसीडर करें तो इसका जो फोर्स एक्ट करेगा, ये तो टेंशन हो गया इधर, और इस पर जो फोर्स एक्ट करेगा वो कितना हो जाएगा, फोर्स F इक्वल टू kx। ये फोर्स कैसे एक्ट करेगा, F इक्वल टू kx। अच्छा, अब आपको क्या, पहले टेंशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं और आप एलोंगेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैं टेंशन कैलकुलेट करूं स्ट्रिंग में, तो टेंशन इन स्ट्रिंग ऐसे भी पूछा जा सकता है, तो सिंपल है ये, टेंशन इन स्ट्रिंग, डोरी में उत्पन्न तनाव। तो टेंशन के लिए आप एक सिंपल m1 मास की बॉडी ली है आपने, और इधर ये टेंशन T एक्ट कर रहा है इस पर, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, तो टेंशन क्या आ गया आपका, T इक्वल टू m1a, T इक्वल टू m1a। हम यहाँ पे अगर a की वैल्यू पुट करते हैं तो आपको टेंशन मिल जाएगी स्ट्रिंग की m1 इंटू एक्सेलरेशन क्या है, m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो फाइनली जो टेंशन आया है स्प्रिंग में वो क्या आ गया, m1 m2g
डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये टेंशन आ गया इस स्प्रिंग का। बट आपको एलोंगेशन प्रोड्यूस्ड इन स्प्रिंग कैलकुलेट करना था। स्प्रिंग में क्या कैलकुलेट करना था? एलोंगेशन। अगर आप स्प्रिंग में एलोंगेशन कैलकुलेट करेंगे तो ध्यान दीजिए, ये हमने m2 मास की बॉडी है, इधर आपके पास फोर्स है m2g, स्प्रिंग फोर्स इधर अपवर्ड लगेगा kx। स्प्रिंग फोर्स कहां लगेगा? ऊपर की तरफ लगेगा, और कितना लगेगा? kx लगेगा, क्योंकि ये भी अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो यहां पे kx, ये भी अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो kx। ठीक है, अब ये kx आप इसको कंपेयर करो तो ये भी t है और ये kx है, तो t इक्वल टू kx लिख सकते हैं हम। t इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? kx। t इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? kx। ये दूसरा तरीका है। फिर आपको हमेशा टेंशन कैलकुलेट करनी पड़ेगी। हम इसको क्या करेंगे? डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। देखिए ये m2g डाउनवर्ड है और kx अपवर्ड है, अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लगेगा ये। ठीक है, क्यों लगेगा? क्योंकि ये क्या होगा? मास नीचे की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, तो रेस्टोरिंग फोर्स क्या बताया था मैंने, क्या करता है? इसको मीन पोजीशन में लाने का प्रयास करता है। अब नेगेटिव साइन इसलिए नहीं लगाएंगे कि वो केवल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे x नीचे जाएगी, ये स्प्रिंग क्या होगी? जैसे ये मास आप इससे अटैच करोगे तो ये स्प्रिंग क्या होगी? x नीचे डिस्प्लेस्ड होगी, तो इस पर रेस्टोरिंग फोर्स कैसे एक्ट करेगा? अपवर्ड डायरेक्शन में। कैसे एक्ट करेगा? अपवर्ड डायरेक्शन में। तो रेस्टोरिंग फोर्स अपवर्ड लगेगा, एक्सेलरेशन कहां है इसका? डाउनवर्ड है। तो आप इस पर नेट फोर्स कैलकुलेट करो। देखो नीचे जा रहा है तो किसकी वैल्यू ज्यादा? m2g माइनस kx इक्वल टू m2a। ये समझ आया? इसको हमने इधर ट्रांसफर किया, तो जैसे आप इसको ट्रांसफर करेंगे तो आपका ये क्या बनेगा फॉर्मूला? m2g प्लस m2a इक्वल टू kx। अब आपको क्या चाहिए? इसमें एक्सटेंशन चाहिए, एलोंगेशन चाहिए, मतलब कितना प्रसार हुआ ये कैलकुलेट करना है। a की वैल्यू यहां से पुट कर दो, तो ये m2g प्लस m2, और a की वैल्यू क्या है? मल्टीप्लाइड बाय m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इक्वल टू kx। सॉरी, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये माइनस का टर्म होगा, कैसा टर्म होगा? ये माइनस का, ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा। क्या कॉमन आ रहा है दोनों में से? m2g कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन है? m2g कॉमन है, और अगर m2g कॉमन है तो ये 1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इज इक्वल टू kx। अच्छा, अब आप इसका एलसीएम सॉल्व करें तो ये वैल्यू आएगी m2g इन द ब्रैकेट m1 प्लस m2। एलसीएम लिया हमने इसका, तो क्या आया? m1 प्लस m2, और इधर से क्या बना? m1 प्लस m2 माइनस m2 इक्वल टू kx। ये समझ आ गया? अच्छा, इसको आगे हमने जैसे सॉल्व किया, ये एक्सेलरेशन आ गया आपका सिस्टम का, तो एलोंगेशन क्या आया इसमें? आपका ये m2 से ये m2 कैंसिल हो जाएगा, तो kx की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में? kx इज इक्वल टू क्या? m1 m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। आपको एलोंगेशन चाहिए था, तो x की वैल्यू होगी m1 m2g डिवाइडेड बाय k m1 प्लस m2। दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरह से हम इसमें एलोंगेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या करेंगे हम इसमें? इस एलोंगेशन की वैल्यू क्या करेंगे? कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, क्या? m1 m2g अपॉन k m1 प्लस m2, ये वैल्यू आ गई आपकी। ये समझ आया? अच्छा, फिर देखिए दूसरा हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं इस पर एक। ये तो हमने सिंपली बताया था कि स्प्रिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे किया जाता है। क्या बताया था? स्प्रिंग प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए सेम आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम एंड एलोंगेशन प्रोड्यूस्ड इन स्प्रिंग्स। एलोंगेशन प्रोड्यूस्ड इन स्प्रिंग फर्स्ट एंड सेकंड। एलोंगेशन पूछा है, एलोंगेशन प्रोड्यूस्ड इन स्प्रिंग having spring constant, having force
constant K1 and K2, having force constant K1 and K2। आपको ये डायग्राम भी गिवन है, ये दो ब्लॉक कनेक्टेड हैं आपके, ये फर्स्ट ब्लॉक या फर्स्ट स्प्रिंग से ये पहला ब्लॉक कनेक्टेड है हैविंग मास m1 एंड ये दूसरी स्प्रिंग है, इससे अनदर ब्लॉक कनेक्टेड है हैविंग मास m2। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 कंसीडर किया है और इसका K2 कंसीडर किया है, ठीक है। अब इसमें देखिए हम कैलकुलेट करेंगे तो अगर ये रिजिड सपोर्ट से बनी हुई है तो यहाँ पे एक्सेलरेट नहीं होगी, एलोंगेशन ही होगा, केवल एक्सेलरेट नहीं होगी ये, क्योंकि ये रिजिड सपोर्ट से बांध दिया आपने, रिजिड सपोर्ट से कनेक्ट कर दी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपली इसका एलोंगेशन हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए इसको सॉल्व कैसे करना है, आपको एलोंगेशन कैलकुलेट करना है इन स्प्रिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो हमने देखा कि इस पर फोर्स लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो फोर्स कितना होगा m2g वेट लगेगा मतलब इस पे, और इसका भी वेट किधर लगेगा डाउनवर्ड, कितना लगेगा m1g। हमने ऐसे कंसीडर किया कि इसमें एलोंगेशन के कारण फोर्स लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में k1x1 और इसमें भी एलोंगेशन प्रोड्यूस्ड होगा, तो अभी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट k2x2 ये फोर्स एक्ट करेंगे इस पर, ठीक है। इसमें हमको क्या करना है, एलोंगेशन कैलकुलेट करना है। अच्छा, हम न्यूमेरिकल वैल्यू लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। ये ऐसा करिए 100 न्यूटन हो गया, ये भी क्या हो गया 100 न्यूटन हो गया, और इसको आप कंसीडर करिए 1 kg, इसको हमने कंसीडर कर लिया m2 = 2 kg, ठीक है, ताकि एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। वैसे कुछ नहीं है, m1 m2 लेंगे तो सिंपली ऐसे सॉल्व हो जाएगा इससे। ये k2x = m2g और ये क्या हो जाएगा m1g = k1x1 प्लस सॉरी ये अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो इस पर कितना एक्ट करेगा k2x2। दोबारा समझिए क्या पूछा है, एलोंगेशन प्रोड्यूस्ड इन स्प्रिंग हैविंग कांस्टेंट k1 एंड k2। ये आपको गिवन डायग्राम है, k1 = 100 न्यूटन, k2 = 100 न्यूटन है। अब देखिए 100 है, ये 1 kg का मास है, ये 2 kg का मास है, यहाँ पे नीचे वेट एक्ट कर रहा है m2g, इसमें m1g। अब स्प्रिंग जो फोर्स है वो भी हमेशा कैसे एक्ट करता है, अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो ये डाउनवर्ड जाएगी तो ये ऐसे लगेगा, ठीक है। अब ये भी नीचे की तरफ जाएगी तो इसमें ऊपर लगेगा, लेकिन ये ब्लॉक क्या करेगा, थोड़ा सा इसको कंप्रेस करने की कोशिश करेगा, इसको क्या करेगा कंप्रेस करने की कोशिश करेगा, तो ये क्या करेगा नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे आपको फाइनली कैलकुलेट करना है क्या, एक्सटेंशन, एलोंगेशन कैलकुलेट करेंगे तो इस ब्लॉक की बात करते हैं। k2x2 क्या है आपके पास, k2x2 बैलेंस कंडीशन में k2x2 जो है वो किसके इक्वल होगा, m2g के इक्वल हो जाएगा। तो आपको सिंपली m1 m2 गिवन है तो x2 की वैल्यू आ गई, बट यहाँ पे आपको पता है कि k2 कितना है 100 है, x2 आपको कैलकुलेट करना है, m2 कितना है 2 kg है और g की वैल्यू कितनी है 10 है। तो x2 क्या आ गया आपका, x2 क्या आ गया 20/100, 0 से 0 गया, कितना एलोंगेशन हो गया 0.2 मीटर। मतलब जो सेकंड स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k2 है उसमें एलोंगेशन कितना हुआ, वो कितना प्रसार हो गया 0.2 मीटर। अब अगर हम ये पहले वाले ब्लॉक की बात करें तो इसको बैलेंस कंडीशन में लिखेंगे तो ये क्या आएगा k1x1 = m1g प्लस k2x2। अच्छा, इसको सॉल्व करते हैं हम k2x2 को, तो ये k1x1, k1 क्या है आपके पास में 100 है इंटू x1 इज इक्वल टू m1 क्या है m1g। आपने ये k1 है तो इसको हमने क्या लिखा था m1 और इसको आपने क्या लिखा था m2, ठीक है ना, इसीलिए हमने m2 की 2 लिखी है वैल्यू। तो ये जाएगा आपका m1 कितना है 1, g की वैल्यू क्या है 10, k2 की वैल्यू देखें तो k2 की वैल्यू क्या है 100 इंटू x2 की वैल्यू क्या है 0.2। ओके, आपका ये सॉल्व हो क्या आया, x1 इक्वल टू ये 10 हो गया, 100x1 इक्वल टू 10 प्लस 20, तो x1 की वैल्यू आ गई आपकी 30/100, 0 से 0 कैंसिल 0.3 मीटर। ये आपके स्प्रिंग में एलोंगेशन ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, इसमें एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन क्या है,
ये सेम स्प्रिंग ब्लॉक प्रॉब्लम में लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्प्रिंग ब्लॉक प्रॉब्लम में एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है, आपको एक सिस्टम गिवन है। इस सिस्टम में आपसे पूछा है टेंशन प्रोड्यूस्ड इन स्प्रिंग एंड एलोंगेशन, टेंशन प्रोड्यूस्ड इन स्ट्रिंग एंड एलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग, ये पूछा गया है। ठीक है, आपको ये सिस्टम गिवन है। ये आपको एक पुली है। इस पुली से हमने क्या किया, एक 1 kg का मास कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे ये मास हो गया आपके पास 1 kg एंड ये स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया अनदर मास, दिस इज ऑफ 2 kg। ओके, ये 2 kg का मास हो गया और ये आपके पास मास हो गया विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग। इसको हमने कनेक्ट किया और ये मास हो गया आपके पास कितना, 5 kg का। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया क्वेश्चन में, फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग, फाइंड द टेंशन इन स्ट्रिंग। ये 1 kg का मास है। आपसे पूछा है फाइंड टेंशन एंड एलोंगेशन इन स्प्रिंग। पूछा है फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग, टेंशन इन स्ट्रिंग एंड फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग एंड extension produced in and elongation या extension elongation produced in spring, elongation produced in spring, produced in spring। क्या क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि दिए गए चित्र में डोरी में उत्पन्न तनाव और आपको क्या करना है, स्प्रिंग में कितना प्रसार होगा ये कैलकुलेट करना है। स्प्रिंग का प्रसार और डोरी में उत्पन्न तनाव की गणना करनी है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, ये स्प्रिंग ये वाला सिस्टम जो है वो डाउनवर्ड जाएगा, नीचे की तरफ मूव करेगा। ऐसे क्यों मूव करेगा ये, इसका कारण है क्योंकि ये 5 kg का ब्लॉक है और आपको यहाँ पे स्प्रिंग K की वैल्यू भी गिवन है। K की वैल्यू है आपको, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है। K की वैल्यू है आपके पास 150 न्यूटन। ओके, सॉरी 150 केस 150 न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। पिछले क्वेश्चंस में भी आप इसकी यूनिट याद रखिएगा, न्यूटन पर मीटर होती है। 150 न्यूटन पर मीटर आपको ये गिवन है। अच्छा, ये वाला सिस्टम जो है तो वो एक्सेलरेट होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में इधर, तो इसका भी एक्सेलरेशन इधर होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से एक्सेलरेट करेंगे। ये एक्सेलरेशन हो गया। सो वेट ऑफ द बॉडी एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, ये वेट लगेगा इसके डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और कितना एक्ट करेगा वेट, तो हम इसको लिखें तो यह जाएगा 50 न्यूटन। ये वेट इसका mg से 50 न्यूटन। इधर भी कितना इसका, ये 20 न्यूटन हो जाएगा mg से। ये 50 न्यूटन है, ये 20 न्यूटन है। अब स्प्रिंग फोर्स इंटरनल फोर्स है, लेकिन अगर हम इस पर लगाएं तो अवे ऐसे ये डाउनवर्ड जाएगी तो ये अपवर्ड लगेगा। और इस पर स्प्रिंग फोर्स कैसे लगेगा, kx इस प्रकार से लगेगा। अच्छा, इस पर टेंशन आपने अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पढ़ा है, तो ये टेंशन हो गया T। अब आपका स्ट्रिंग सेम, टेंशन सेम, स्ट्रिंग सेम, टेंशन सेम। तो ये टेंशन फोर्स और रेस्टोरिंग फोर्स दोनों कैसे फोर्स है, इंटरनल फोर्स है। तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने में इनका कोई रोल नहीं होगा। कैसे फोर्सेस हैं, इंटरनल फोर्स हैं। तो जब हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं तो इनका यूज नहीं होगा। तो आपका एक्सेलरेशन क्या आएगा सिस्टम का, सिंपली सपोर्टिंग फोर्स। सपोर्टिंग कितना है, 50 और 20, 70 हो गया। तो 70 डिवाइडेड बाय टोटल मास, कितना 50 और 20, 70 डिवाइडेड बाय टोटल मास 538, तो यह जाएगा आपका 70/8। ओके, आप 70/8 को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो तो 35/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन आ गया, ये इसका क्या आ गया, त्वरण आ गया। ये समझ आ गया, ये हमने इसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लिया, त्वरण ज्ञात कर लिया। अब आपको अगर टेंशन कैलकुलेट करनी है स्ट्रिंग की, तो टेंशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये 1 kg का ब्लॉक है, इधर ये एक्सेलरेट हो रहा है, टेंशन लग रहा है इसी डायरेक्शन में। तो टेंशन क्या आएगा, T = ma, मतलब 1 × a, और a की वैल्यू क्या है आपके पास में 35/4। तो टेंशन कितना आ गया, 35/4 न्यूटन। टेंशन क्या आ गया आपके सिस्टम का, 35/4 न्यूटन। ठीक है, ये समझ आ गया। अच्छा, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो आपको x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, एलोंगेशन कैलकुलेट करना है।
आपको एलोंगेशन कैलकुलेट करना है तो हमने ये क्या किया, 5 kg का ब्लॉक का यूज किया। ये 5 kg का ब्लॉक हो गया। इस पर जो वेट लग रहा है 50 न्यूटन, वो कैसे है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। स्प्रिंग फोर्स कैसे लग रहा है, kx अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, और एक्सेलरेशन नीचे की तरफ हो रहा है, 50 न्यूटन की तरफ हो रहा है। किधर की तरफ हो रहा है, 50 न्यूटन की तरफ हो रहा है। तो कौन सा फोर्स ज्यादा होगा, 50 न्यूटन ज्यादा होगा। कौन ज्यादा, 50 न्यूटन ज्यादा है। और अगर 50 न्यूटन ज्यादा है तो आप क्या लिखेंगे, 50 माइनस kx इज इक्वल टू 50 माइनस kx इक्वल टू 5a। 50 माइनस kx इज इक्वल टू 5a। तो आपने क्या लिखा, 50 x की वैल्यू चाहिए आपको, तो माइनस 5a इक्वल टू kx। वैल्यू पुट करें, 50 माइनस 5a की वैल्यू क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, 35/4। 35/4 इक्वल टू k क्या है आपके पास में, 150 इंटू x। 150 इंटू x। अब आप ये देखिए सॉल्व करेंगे जब ये, तो हमने क्या लिखा है, ये 50 एलसीएम ले लें, 4 एलसीएम आ जाएगा, तो ये जाएगा 200 माइनस 35 का मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 5 और 15 और 175। ठीक है, कितना आ जाएगा, 175 इज इक्वल टू 150x। सब्ट्रैक्ट करें इसको तो ये आ जाएगा 25/4 इक्वल टू 150x। 25 से कैंसिल कर दें तो 6 टाइम कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू 1/6 4 जा 24, या अपॉन में आ जाएगा 1/24। ओके, क्या आ गया ये 1/24। तो एलोंगेशन जो प्रोड्यूस्ड हुआ इसमें स्प्रिंग में वो कितना आया, 0.0 कितना आया एलोंगेशन, 2400, तो 42.4। ठीक है, मीटर कितना है ये, 0.04 मीटर। कितना एलोंगेशन हुआ, 0.04 मीटर और 4 सेंटीमीटर। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। तो इस टाइप से हम ये स्प्रिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपने एक प्रॉब्लम देखी, उसमें हमने स्ट्रिंग भी कनेक्ट कर दिया और स्ट्रिंग को भी कनेक्ट कर दिया और ब्लॉक को भी कनेक्ट कर दिया। तो इस टाइप से हम इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, एपरेंट वेट ऑफ मैन इन लिफ्ट और एलिवेटर। नेक्स्ट टाइप की जो प्रॉब्लम पढ़ेंगे हम इसमें, एपरेंट वेट ऑफ मैन इन लिफ्ट और एन एलिवेटर, इसके बारे में पढ़ना है। तो देखिए क्या है टॉपिक, क्या है आपका, एपरेंट वेट ऑफ मैन इन एलिवेटर। क्या लिखेंगे, एपरेंट वेट ऑफ मैन, एपरेंट वेट ऑफ मैन इन एलिवेटर, एलिवेटर। ठीक है, लिफ्ट के अंदर या एलिवेटर के अंदर व्यक्ति का आभासी भार, लिफ्ट के या लिफ्ट के अंदर या एलिवेटर के अंदर व्यक्ति का आभासी भार। तो देखिए हमने क्या किया, एक ये लिफ्ट हो गई, कंसीडर अ लिफ्ट इन विच अ वेइंग मशीन इज प्लेस्ड। दिस इज ए लिफ्ट, इनसाइड द लिफ्ट अ वेइंग मशीन इज प्लेस्ड। अगर आपने इसके अंदर एक वेइंग मशीन लगा रखी है, क्या किया इसके अंदर हमने एक वेइंग मशीन, ये वेइंग मशीन है, इस वेइंग मशीन पर कोई व्यक्ति है, ये मान लो सपोज दैट ये हसमुख लाल जी हो गए, इसके अंदर खड़े हुए हैं। ठीक है, लिफ्ट में ये ओके, ये कोई व्यक्ति है जो इस वेइंग मशीन पर खड़ा हुआ है, लाइक दिस। ये वेइंग मशीन में हमने कोई व्यक्ति खड़ा किया है। ठीक है, अब वेइंग मशीन के अंदर जैसे आपने ये लिफ्ट है, तो कंसीडर फर्स्ट कंडीशन है अ मैन हैविंग मास m। कितना मास है, m मास है। कंसीडर ए मैन ऑफ मास m इज स्टैंडिंग ऑन द वेइंग मशीन। ठीक है, सो पहली कंडीशन क्या है, व्हेन लिफ्ट इज एट रेस्ट, व्हेन लिफ्ट इज एट रेस्ट, जब आपकी लिफ्ट कैसी है, स्थिर अवस्था में है। कैसे है, स्थिर अवस्था में है, रेस्ट में है। तो रेस्ट में होगी तो इनका वेट कैसे एक्ट करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और वो कितना होगा, W = mg। इन पर नॉर्मल रिएक्शन सरफेस जो लगाएगी वो कैसे होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। सरफेस हमेशा कैसा फोर्स लगाती है, रिएक्शन फोर्स लगाएगी। कैसा फोर्स लगाएगी, रिएक्शन फोर्स लगाएगी, और कैसे होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में।
सो इन दिस कंडीशन मैं कहूं एपरेंट वेट बताओ मेन का, सो हम क्या लिखेंगे नेट फोर्स। नेट फोर्स कितना है R माइनस mg इक्वल टू m इंटू 0। नेट फोर्स कितना है R माइनस mg, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं ना, कैसे एक्ट कर रहे हैं फोर्सेस, अपोजिट डायरेक्शन में है, और अपोजिट डायरेक्शन में हम हैं तो हमने क्या लिखा R माइनस mg इक्वल टू m इंटू 0। ओके, क्योंकि एक्सेलरेशन तो है ही नहीं ma के लिए, तो R माइनस mg इक्वल टू 0, सो R इक्वल टू व्हाट mg। मतलब क्या होगा कि whenever a lift is at rest then apparent weight of man is equal to their actual weight, apparent weight of man is equal to their actual weight। सो हम क्या कहेंगे यहाँ पे apparent weight of man, apparent weight of man is equal to actual weight। जो actual weight होगा वो इसमें apparent weight और actual weight मतलब आभासी भार और वास्तविक भार इस कंडीशन में दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे when lift is at rest। सेकेंड कंडीशन है when lift और elevator, ऐसे भी कह सकते हैं when lift और elevator। ओके, when lift और elevator, when lift moves with constant velocity in upward or downward direction, when lift moves with constant velocity in upward or downward direction, in upward or downward direction, ठीक है, in upward और downward direction। जब लिफ्ट जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे, नियत वेग से गति कर रही है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, क्या कह रहे हैं, when lift moves with constant velocity in upward or downward direction। तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, सपोज दैट ये अपवर्ड जाएगी और वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी तो इसकी चेंज हो नहीं रही है, और वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, तो आप क्या लिखेंगे R माइनस mg इक्वल टू m इंटू 0। वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो लिफ्ट का एक्सेलरेशन क्या है, 0 है, और लिफ्ट का एक्सेलरेशन 0 है, तो R माइनस mg इक्वल टू 0, R इक्वल टू mg। तो क्या होगा, whenever a lift moves with constant velocity in upward direction or in downward direction, it moves with constant velocity in upward direction or in downward direction, then the apparent weight is equal to actual weight। तो हमने ये दो कंडीशन पढ़ी है, सेकंड कंडीशन है, कौन सी कंडीशन है, सेकंड कंडीशन है, ठीक है। सो apparent in this condition also apparent weight is equal to actual weight। इस स्थिति में भी आभासी भार किसके बराबर होगा, वास्तविक भार के बराबर होगा। आभासी भार किसके बराबर होगा, वास्तविक भार के बराबर होगा, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट, इसमें हम देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या है इसमें, whenever a lift accelerating in upward direction। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, when lift accelerating in upward direction, तो नेक्स्ट कंडीशन है when lift accelerating in upward direction। जब लिफ्ट जो है वो ऊपर की तरफ त्वरित हो रही है, ऊपर की ओर, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर क्या हो रही है, त्वरित हो रही है। whenever a lift moves, when lift accelerating upward direction, तो एक्सेलरेट कर रही है अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, when lift accelerate in upward direction। इस कंडीशन में क्या होगा, अगर ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रही है तो किस वैल्यू को ज्यादा होना चाहिए, अपवर्ड कब एक्सेलरेट हो सकती है, जब r की वैल्यू ज्यादा हो और mg की वैल्यू क्या हो, कम। इसकी वैल्यू ज्यादा हो r की और mg की कम, तो आप क्या लिखेंगे r माइनस mg इज इक्वल टू ma। अब तो एक्सेलरेशन आ गया ना, तो नेट फोर्स ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब किसकी वैल्यू ज्यादा है, r की वैल्यू ज्यादा है, तभी तो ये एक्सेलरेट कर पाएगी अपवर्ड डायरेक्शन में, तभी ये ऊपर की तरफ त्वरित हो पाएगी। तो हम क्या लिखेंगे r माइनस mg इक्वल टू ma। सो r इक्वल टू mg प्लस ma। r के रिएक्शन फोर्स क्या आ गया, m कॉमन है, g प्लस a। तो इसका वेट तो mg ही था ना, वेट कितना था mg, उसमें और क्या ऐड हो रहा है ma।
mg वेट में और क्या ऐड हो रहा है, ma। इसका मतलब ये है कि एपरेंट वेट क्या हुआ, वो ज्यादा हो गया, क्योंकि एक्चुअल वेट तो क्या था इसका, mg तो था एक्चुअल वेट, और एक्चुअल वेट में क्या ऐड हो गया, ma, मतलब ma ऐड हो गया, है ना, मास इनटू एक्सेलरेशन ऐड हो गया। तो इसका मतलब एपरेंट वेट बढ़ाना, तो हम क्या कह सकते हैं, एपरेंट वेट इज ग्रेटर देन एक्चुअल वेट। सो when lift accelerating in upward direction, then apparent weight of man become more than the actual weight of man। क्या होगा, apparent weight become more than the actual weight of man। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट कंडीशन क्या है, when lift retarding in upward direction, retarding in upward direction। अब क्या कर रही है, लिफ्ट रिटार्ड कर रही है किधर की तरफ, अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ। अब रिटार्डेशन प्रोड्यूस हो रहा है, तो रिटार्डेशन क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन आपका क्या कहलाता है, रिटार्डेशन कहलाता है। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं। तो रिटार्डिंग अपवर्ड डायरेक्शन, तो r माइनस एम जी इक्वल टू m माइनस ए, ऐसे लिख सकते हैं m माइनस ए। तो आपने इसको सॉल्व करके लिखा, तो आपका ये क्या बना, इसको जब ट्रांसफर किया तो ये mg माइनस ma, तो ये आपका m कॉमन आ जाएगा, g माइनस ए। अब देखो इसके एक्चुअल वेट में से हम ma सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब एपरेंट वेट क्या हुआ, कम हो जाएगा, किससे, एक्चुअल वेट से। एपरेंट वेट क्या हो जाएगा, एपरेंट वेट बिकम लेस देन द एक्चुअल वेट। क्या बताया, व्हेन लिफ्ट रिटार्डिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, व्हेन लिफ्ट रिटार्डिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, जैसे ही अपवर्ड डायरेक्शन में रिटार्डेशन बनाएगी, रिटार्डेशन करेगी, मंदन करेगी, तो त्वरण, नेगेटिव त्वरण को ही तो हम मंदन कहते हैं। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज रिटार्डेशन। तो ये वैल्यू कैसे हो गई, नेगेटिव हो गई। तो r इक्वल टू mg माइनस ma, m कॉमन है, g माइनस a, मतलब एपरेंट वेट क्या हो गया, वो कम हो गया, किससे, एक्चुअल वेट से। अच्छा, और कंडीशन देखिए, व्हेन लिफ्ट एक्सेलरेटिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, हम क्या करें, लिफ्ट को एक्सेलरेट करवाएं, व्हेन लिफ्ट एक्सेलरेटिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, लिफ्ट एक्सेलरेटिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, जब लिफ्ट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रही है, नीचे की तरफ त्वरण उत्पन्न कर रही है, लिफ्ट एक्सेलरेटिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगर लिफ्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करती है, तो आप नेट फोर्स क्या लिखेंगे इस पर। अब देखो ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो रही है, नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो रही है, तो वैल्यू किसकी ज्यादा होनी चाहिए, mg की। किसकी ज्यादा होनी चाहिए, mg की। तो आप तभी तो ये नीचे की तरफ फोर्स लगाएगी, ज्यादा नेट फोर्स नीचे की तरफ आ रहा है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ हो रहा है, इसका मतलब क्या होना चाहिए, नेट फोर्स नीचे की तरफ ज्यादा होना चाहिए। तो आप क्या लिखेंगे, mg माइनस r इक्वल टू ma। r को इधर ट्रांसफर करें तो यह आ जाएगा mg माइनस ma इक्वल टू r। ठीक है, सो इस कंडीशन में क्या आ जाएगा, m r इक्वल टू mg माइनस a। अब एक्चुअल वेट में से फिर से ma सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो एपरेंट वेट क्या होगा, लेस देन होगा, किससे, एक्चुअल वेट से। एपरेंट वेट बिकम लेस देन द एक्चुअल वेट। आभासी भार वास्तविक भार से कम होगा, आभासी भार जो है वो कम होगा, किससे, वास्तविक भार से। फिर देखो, व्हेन लिफ्ट रिटार्डिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, अगर रिटार्डेशन करे, रिटार्डिंग, व्हेन लिफ्ट रिटार्डिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, रिटार्डिंग इन, व्हेन लिफ्ट रिटार्डिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, नीचे की तरफ मंदन करेगी अगर ये, तो रिटार्डेशन जब प्रोड्यूस करेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो आपका क्या होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन रिटार्डेशन कहलाता है। अब देखिए रिटार्डिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो mg माइनस r इक्वल टू क्या हो जाएगा, m माइनस a। आप इसको सोल्व करें तो mg माइनस r इक्वल टू माइनस ma। ओके, इसको इधर लाए तो mg माइनस प्लस ma इक्वल टू r, r आपका कॉमन निकाल दिया तो g प्लस a। अब फिर से एक्चुअल वेट में क्या, जब रिटार्डेशन प्रोड्यूस हो रहा है तो एक्चुअल वेट में क्या ऐड कर रहे हैं आप, ma ऐड कर रहे हैं। मतलब हम क्या कह सकते हैं कि एपरेंट वेट जो है लिफ्ट का, इट बिकम मोर देन द एक्चुअल वेट ऑफ लिफ्ट। मतलब आभासी भार जो है लिफ्ट का वो ज्यादा है, किससे, वास्तविक भार से। ठीक है, तो ये वेइंग मशीन की कुछ प्रॉब्लम्स है।
एक और कंडीशन ऐसे कह सकते हैं कि व्हेन लिफ्ट मैकेनिज्म फेल एंड इट फॉल्स अंडर द ग्रेविटी, क्या कह रहे हैं, व्हेन लिफ्ट फॉल्स अंडर द ग्रेविटी, फ्री फॉल ऑफ लिफ्ट लिख लें आप, फ्री फॉल ऑफ लिफ्ट, फ्री फॉल ऑफ लिफ्ट, ठीक है, फ्री फॉल ऑफ लिफ्ट, व्हेन लिफ्ट फॉल्स अंडर द ग्रेविटी, अगर नीचे की तरफ फॉल हो रही है, अंडर द ग्रेविटी फॉल हो रही है, तो आप क्या कंडीशन लिखेंगे, ये तो रिटार्डेशन की कंडीशन है, हमने अभी पढ़ा था कि व्हेन लिफ्ट मूव्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन फॉल अंडर द ग्रेविटी, इसका मतलब एक्सेलरेट कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है, अंडर द ग्रेविटी फॉल होगी, तो कैसे फॉल होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, किसके कारण फॉल होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी के कारण। तो आप R इक्वल टू क्या लिखेंगे, हमने फॉर्मूला पढ़ा था mg माइनस ma, अगर ये एक्सेलरेशन कर रही है, ए की जगह आप क्या अभी a लिख लें या a डैश लिख दें, नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो रही है, तो R इक्वल टू mg माइनस r, सिंपली आप पूरी कंडीशन लिख लीजिए, mg माइनस r इक्वल टू m डैश a, R को इधर ट्रांसफर किया तो आपका क्या है mg, अब इसको लाएंगे इधर की तरफ, आप ट्रांसफर करेंगे, देखो एक्सेलरेटिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो mg की वैल्यू ज्यादा है, r की वैल्यू कम है, mg माइनस r, ठीक है। अब फ्री फॉल हो रहा है तो आपने इसको इधर ट्रांसफर किया तो माइनस क्या हो जाएगा, नॉट m डैश a डैश, m a डैश, तो m a डैश इक्वल टू क्या r, अब a डैश को आप क्या लिखेंगे, ग्रेविटी के अंडर फॉल हो रही है ना, तो g लिखेंगे, तो आपने क्या लिख दिया, mg माइनस mg इक्वल टू r, r की वैल्यू क्या होगी 0, दैट्स व्हाई द एपरेंट वेट ऑफ मैन बिकम 0, इस कंडीशन में एपरेंट वेट मैन का क्या हो गया, 0 हो गया, एपरेंट वेट ऑफ मैन बिकम 0। फिर एक और कंडीशन आप यहां से लिख सकते हैं, आपने ये क्या पढ़ा था कि डाउनवर्ड एक्सेलरेट होगी तो m g माइनस a, अब हम ऐसे कहते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ व्हेन लिफ्ट मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, जब ये लिफ्ट नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो रही है, व्हेन लिफ्ट एक्सेलरेटिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट इज ग्रेटर देन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, a की वैल्यू क्या है, ज्यादा है, लिफ्ट मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन हैविंग एक्सेलरेशन मोर देन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लिफ्ट क्या है, नीचे की तरफ गति करती है और उसका जो त्वरण है वो गुरुत्वीय त्वरण से ज्यादा है, तो a की वैल्यू ज्यादा है और g की वैल्यू कम है, तो r की वैल्यू क्या आएगी, ये a ज्यादा है और g कम है, तो ये नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव हो जाएगा, क्या एपरेंट वेट ऑफ मैन बिकम नेगेटिव, सो इन दिस कंडीशन मैन क्या करेगा, इसकी सीलिंग से स्टिक कर जाएगा, सीलिंग से चिपक जाएगा, यहां से उठ के सीलिंग से चिपक जाएगा, और वेटलेसनेस की कंडीशन होगी, इट जस्ट फ्लाइंग इनसाइड द लिफ्ट, ये वेटलेसनेस आ गया, एपरेंट वेट क्या हो गया, 0 हो गया, वेटलेसनेस आ गई, इस कंडीशन में क्या होगा, दे स्टिक टू द सीलिंग ऑफ लिफ्ट, ठीक है, एंड फ्लाई इनटू द लिफ्ट, ये क्या करेगा, सतह से उठकर इसके क्या करेगा, ऊपरी सतह पर मतलब सीलिंग पर चिपक जाएगा और इसमें उड़ने लग जाएगा, ठीक है। तो ये लिफ्ट की कुछ कंडीशंस थी, इस पर सिंपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लिफ्ट ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, आपको मेथड आना चाहिए, सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए इसमें हम ये लास्ट प्रॉब्लम देखते हैं, इस पे ये प्रॉब्लम देखते हैं, लिफ्ट प्रॉब्लम है, ध्यान दीजिए क्या है, अ मैन ऑफ मास 50 kg इज स्टैंडिंग ऑन वेइंग मशीन, ए मैन ऑफ मास 50 kg स्टैंडिंग ऑन वेइंग मशीन केप्ट इन लिफ्ट व्हिच इज गोइंग अप, ध्यान रखना है, ये कंडीशन को याद रखना है कि लिफ्ट कैसे मूव कर रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, कैसे मूव कर रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, सो देखो लिफ्ट इज इन लिफ्ट व्हिच इज गोइंग अप, कैलकुलेट n1 n2 n3, ये रिएक्शन फोर्स है, या आपको क्या करना है, n1 n2 n3 ये क्या है, रिएक्शन फोर्स है, तो ध्यान देना ये लिफ्ट अपवर्ड मूव कर रही है, तो यहाँ पे मैंने एक्सेलरेशन a1 कंसीडर किया, यहाँ पे a2 कंसीडर किया और यहाँ पे a3, इस कंडीशन में जैसे जैसे लिफ्ट ऊपर जा रही है मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन, नॉट रिटार्डेशन, क्या हो रहा है यहाँ पे, एक्सेलरेशन, इस कंडीशन में मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, मूविंग विद, देखो ये स्ट्रेट लाइन है ना, टाइम के साथ में वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे, मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, मूविंग विद नियत चाल से चल रही है ये,
और यहाँ पे क्या हो रहा है, रिटार्डेशन, रिटार्डेशन, क्योंकि मंदन हो रहा है। क्या हो रहा है, मंदन हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, क्योंकि ये वेलोसिटी क्या हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ध्यान दें फिर से डायग्राम में, ध्यान दें, यहां पर एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन होगा। वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन 0। यहां पर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो रिटार्डेशन होगा, यहां एक्सेलरेशन 0। अब आपको क्या करना है, इन सभी कंडीशंस में एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आपको किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, त्वरण का मान ज्ञात करना है, त्वरण का मान ज्ञात करना है, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। तो यहां देखिए ये लिफ्ट अपवर्ड जा रही है, कैसे जा रही है, अपवर्ड जा रही है, तो एक्सेलरेशन कैसे आएगा, ये एंगल थीटा। अब आपने पढ़ा है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये कौन सा ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ये क्या है, आपकी वेलोसिटी है, ये क्या है, टाइम है। तो ये कौन सा ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। कौन सा ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमने पढ़ा है कि इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्लोप ऑफ द ग्राफ इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो आप यहां पे क्या कहेंगे, स्लोप ऑफ द ग्राफ इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो आप लिखेंगे स्लोप ऑफ ग्राफ, स्लोप ऑफ ग्राफ इक्वल टू a1, स्लोप ऑफ ग्राफ इक्वल टू a1 इज इक्वल टू क्या, tan थीटा, इज इक्वल टू क्या, tan थीटा। स्लोप हमने पढ़ा है किसके इक्वल होता है, tan थीटा के। काफी अच्छी प्रॉब्लम है। तो tan थीटा के इक्वल होगा तो a1 इक्वल टू tan थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है आपके पास, वेलोसिटी ये tan है, डिवाइडेड बाय बेस कितना है, 0 से 5, तो ये 5। तो आपका एक्सेलरेशन a1 कितना आ जाएगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा आपका, आप ऐसे भी कह सकते हैं tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन आ गया इस सेक्शन का, ये एक्सेलरेशन आ गया। अब लिफ्ट इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन प्रोड्यूसिंग एक्सेलरेशन, और जब लिफ्ट अपवर्ड जाती है, हमने पढ़ा है लिफ्ट अपवर्ड जाती है, तो एपरेंट वेट n1 इज इक्वल टू, लिफ्ट कैसे जा रही है, अपवर्ड। तो आप क्या लिखेंगे, लिफ्ट जब अपवर्ड जाएगी तो वैल्यू r की ज्यादा होती है, mg की कम होती है, ऐसे हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे n1 माइनस mg इक्वल टू ma, a1। अब वैल्यू रखें इसकी, सो अपवर्ड जाती है, सो n1 इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, mg प्लस m a1, n1 mg, m मास कितना है, लिफ्ट इज मूविंग अप, अ मैन ऑफ मास 50 kg, मास क्या है आप इसका 50 kg, तो g प्लस a1, वैल्यू रखें 50, g की वैल्यू 10 प्लस 2 कितना आ गया, n1 कितना आ गया, 12 हो गया ये, तो कितना आ जाएगा 600 न्यूटन। n1 कितना आ गया, 600 न्यूटन। यहाँ पे लिफ्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, एक्सेलरेशन 0 है। आपको बताया था कि व्हेनेवर ए लिफ्ट मूविंग अपवर्ड और डाउनवर्ड विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो आपने पढ़ा था r इक्वल टू mg, तो n2 इक्वल टू mg, m क्या है 50 है और g क्या है 10, तो कितना आ गया ये 500 न्यूटन। n2 क्या आ गया आपका 500 न्यूटन, n2 की वैल्यू क्या होगी 500 न्यूटन, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको n3 कैलकुलेट करना है। n3 कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, रिटार्डेशन। तो सबसे पहले फिर से आपको a3 कैलकुलेट करना होगा। a3 कैलकुलेट करेंगे जब आप, तो a3 इज आल्सो इक्वल टू स्लोप ऑफ कर्व, स्लोप ऑफ कर्व, स्लोप ऑफ कर्व, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, एक्सेलरेशन स्लोप के इक्वल होगा। अब स्लोप एक तो तरीका यही है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है इसका 10 है, डिवाइडेड बाय बेस कितना है 10 से 20, तो 10 है, कितना आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बट हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये आपका जो स्लोप आप एक्चुअल कैलकुलेट करते हो तो क्या लिखेंगे हम इसमें, ये फाइनल वैल्यू है, ये इनिशियल है, तो 0 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 20 माइनस 10, तो -1 आना चाहिए एक्चुअली में जो स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे आप यहां पर देखेंगे ना, तो फाइनल वैल्यू 10 माइनस 0 डिवाइडेड बाय फाइनल कितना है 5 है टाइम, माइनस इनिशियल 0, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। तो क्योंकि रिटार्डेशन इसलिए आप यहां पे नेगेटिव कर सकते हैं, इस वैल्यू को क्या लिखेंगे आप, नेगेटिव लिखेंगे, नेगेटिव लिखेंगे तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, एक्चुअली ये -1 होनी चाहिए फाइनल, स्लोप में फाइनल वेलोसिटी कितनी है, ऐसे होता है ना फॉर्मूला v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1, तो v2 कितना है फाइनल 0, इनिशियल कितना था 10,
फाइनल टाइम कितना है 20, इनिशियल कितना था 10, तो 10 -10 अपॉन 10 -1, -10 अपॉन 10 -1। ये समझ आ गया। अच्छा, अब लिफ्ट अभी भी कैसे जा रही है, अपवर्ड जा रही है, अपवर्ड जा रही है, तो आप n3 कैलकुलेट करें, n3 की वैल्यू कैलकुलेट करें, क्योंकि कह रहे हैं लिफ्ट इज गोइंग अप, लिफ्ट इज गोइंग अप, तो आपका क्या जाएगा n3, ये आएगा mg a3, m, या आप ऐसे लिखें, अब के लिए तो ये फॉर्मूला होता है ना, सॉरी, अब के लिए ये फॉर्मूला होता है। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है -1 है, तो 50 10 -1, a3 कितना है -1 है, तो 9 आया, ये 450। तो आपने ये n1 n2 n3 कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। फिर आपसे क्या पूछा गया था, n1 n2 n3 कैलकुलेट कर लिया, रेशियो ऑफ n1 n2 n3 क्या पूछा था, रेशियो ऑफ n1 n2 एंड n3, तो इनमें रेशियो चाहिए आपको n1 रेशियो n2 रेशियो n3 इक्वल टू n1 की वैल्यू क्या है आपके पास में 600 है, n2 की वैल्यू क्या है आपके पास में 500 है, और n3 की वैल्यू क्या है आपके पास में 450 है। 10 से डिवाइड कर दें आप, ये 60 रेशियो 50 रेशियो 45, अभी भी कैंसिल हो रहा है, अभी 5 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 12 रेशियो 10 रेशियो 9, दिस इज द आंसर। रेशियो कैलकुलेट करें तो ये आंसर, n1 n2 n3 की वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये आंसर। तो ये आपके लिफ्ट की प्रॉब्लम्स हो गई। फिर हमने पढ़ा था, नेक्स्ट टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे कंस्ट्रेंट। क्या पढ़ेंगे, कंस्ट्रेंट मोशन। कंस्ट्रेंट मोशन या कंस्ट्रेंट क्या होता है, बंधित गति। कंस्ट्रेंट मोशन की अगर अपन बात करें, कंस्ट्रेंट मोशन की हम बात करते हैं तो कंस्ट्रेंट मोशन को हम क्या कहते हैं, बंधित गति। अब कंस्ट्रेंट में कई टाइप की प्रॉब्लम्स बनती हैं, तो इसको आज और कल में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो आप आज पढ़ रहे हैं, हम अभी देखते हैं कंस्ट्रेंट मोशन। कंस्ट्रेंट मोशन, कंस्ट्रेंट मोशन, बंधित गति। क्या है ये, बंधित गति। कंस्ट्रेंट मोशन का मतलब बंधित गति, ये है। कंस्ट्रेंट मोशन में जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है कि सेपरेशन बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, सेपरेशन बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑफ अ रॉड और अ स्ट्रिंग, ऑफ ए रिजिड रॉड और ए स्ट्रिंग रिमेन्स सेम, रिमेन्स सेम। क्या बताया आपको, इंपॉर्टेंट बात है क्या, सेपरेशन बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, बिटवीन any two points in a rigid rod, or a string remains same, और a string remains same या remains constant, आप ऐसे कह सकते हैं, remains constant। कहने का मतलब है कि आपके पास कोई भी rigid rod है, ठीक है, remains constant। एक और लाइन जोड़, इसमें एक और पॉइंट जोड़ लिए, remains constant along its length, along its length, along its length। किसी भी दृढ़ छड़ या किसी भी डोरी के लंबाई के अनुदिश, लंबाई के अनुदिश उसके किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमेशा नियत रहती है, हमेशा फिक्स्ड होती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है कंस्ट्रेंट के लिए। कंस्ट्रेंट नंबर 1 की बात कर रहे हैं हम। ये कंस्ट्रेंट मोशन में पहली बार पढ़ रहे हैं, रॉड और स्ट्रिंग की बात करेंगे। तो क्या बताया, फिर हम पुली ब्लॉक कंस्ट्रेंट पढ़ेंगे। ये फर्स्ट कंस्ट्रेंट है, सिंपल है बिल्कुल। क्या है, सेपरेशन बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, सेपरेशन बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन ए रिजिड रॉड और अ स्ट्रिंग रिमेन्स कांस्टेंट अलोंग इट्स लेंथ। जैसे एग्जांपल देखिए, कैसे कह रहे हैं ये वाला पॉइंट, ये आपके पास एक रिजिड रॉड है। क्या है ये, रिजिड रॉड है। इन दिस रिजिड रॉड, दिस इज अ रिजिड रॉड एंड अलोंग द लेंथ ऑफ दिस रिजिड रॉड, ये रिजिड रॉड की लेंथ के अलोंग इसके कोई भी दो पॉइंट्स के बीच की सेपरेशन सेम होगी। कोई भी दो पॉइंट्स के बीच की सेपरेशन हमेशा क्या होगी, सेम होगी। ये लेंथ हो गई, अलोंग द लेंथ द सेपरेशन बिटवीन एनी टू पॉइंट्स रिमेन्स सेम। तो हमने ऐसे कंसीडर किया कि यहाँ पे ये कोई पॉइंट है रॉड पे और ये ऐसे मूव कर रहा है वेलोसिटी va से, ये a पॉइंट हो गया,
मेक्स एन एंगल θ1 विद द रॉड, और इस पर कोई पॉइंट्स है, इस पर इधर वेलोसिटी है इसकी vb एंड इट मेक्स एन एंगल θ2 विद द रॉड, विद द एक्सिस ऑफ रॉड। ये θ1 बना रहा है और ये एक्सिस ऑफ रॉड के साथ θ2 बना रहा है। अब जब ये रॉड मूव करेगी तो इसके इन दो पॉइंट्स के बीच की सेपरेशन चेंज नहीं होगी, दो पॉइंट्स के बीच की सेपरेशन चेंज नहीं होगी, और चेंज नहीं होगी किसके अलोंग, लेंथ के अलोंग, इसके किसके अलोंग, लेंथ के अलोंग। पहले भी जितनी सेपरेशन थी अब भी उतनी ही रहेगी। तो हम क्या करेंगे, इसके दो कंपोनेंट बना सकते हैं। इसके आपने क्या किया, VA के दो कंपोनेंट रिजोल्व किए यहाँ पे। ये कंपोनेंट आया आपका लेंथ के अलोंग, क्या आया, VA cos θ1, और ये आया VA sin θ1। इसको भी लेंथ के अलोंग रिजोल्व करें आप, तो इस प्रकार से इसके भी दो कंपोनेंट बनेंगे, क्या, VB cos θ2, और ये क्या बनेगा, VB sin θ2। लेकिन मैंने क्या कहा कि किन्हीं भी दो पॉइंट्स की सेपरेशन किसके अलोंग चेंज नहीं हो सकती है, लेंथ के अलोंग चेंज नहीं हो सकती है। अब अगर लेंथ के अलोंग चेंज नहीं हो सकती है तो ये पॉइंट जिस वेलोसिटी से मूव करना चाहिए, ये पॉइंट तभी तो चेंज नहीं होगी जितनी वेलोसिटी से ये मूव करेगा सेम से ये मूव करेगा, या जितने एक्सेलरेशन से ये पॉइंट मूव करेगा उतने से ये करना चाहिए। अगर इसकी वेलोसिटी ज्यादा हो जाए और इसकी वेलोसिटी कम हो जाए, इसकी क्या हो जाए ज्यादा और इसकी क्या हो जाए कम, तो ये पॉइंट दूर चला जाएगा, ये पास मतलब कम दूर जा पाएगा। इसका मतलब सेपरेशन चेंज होगी। मान लो ये 10 हो गया, ये 5 हो गया, तो ये ज्यादा आगे चला जाएगा, सेपरेशन चेंज होगी, जबकि ऐसा नहीं हो सकता। सेपरेशन बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन द रिजिड रॉड रिमेन सेम, और अगर सेपरेशन सेम रहती है तो इसका मतलब इनके जो कंपोनेंट है वेलोसिटी के वो भी सेम होंगे। तो हम क्या कह सकते हैं, VA cos θ1 is equal to VB cos θ2, VA cos θ1 is equal to VB cos θ2। बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन निकाला है। किसी भी छड़ या किसी भी डोरी की लंबाई के अनुदिश किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमेशा क्या रहती है, नियत रहती है। क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो ये आपका कंस्ट्रेंट नंबर 1 थोड़ा सा मैंने समझाया है। अब ध्यान दीजिए, इस पर एक प्रॉब्लम लेते हैं। ये फर्स्ट कंस्ट्रेंट पे एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। ये पहला एग्जांपल है। क्या है ये एग्जांपल, ध्यान दीजिए। दिस इज ए पुली एंड फ्रॉम दिस पुली अब स्ट्रिंग इज कनेक्टेड। यहां पर कोई ब्लॉक है, ब्लॉक A मूव्स विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर या 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, मूव्स विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। ये आपने इसको इस स्ट्रिंग के हेल्प से कनेक्ट कर रखा है, और यहां पर क्या है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है। इस फ्रिक्शनलेस सरफेस पर एक ब्लॉक रखा है विच इज टाइड विद दिस स्ट्रिंग। ये ब्लॉक है, जो इस ब्लॉक को हमने इस स्ट्रिंग से बांध रखा है। ठीक है, दिस ब्लॉक इज टाइड विद दिस स्ट्रिंग एंड इट मेक्स एन एंगल। ये ब्लॉक B है एंड इट मेक्स एन एंगल 37 डिग्री। कितना एंगल बनाता है, 37 डिग्री। और ये जो है ब्लॉक वो v वेलोसिटी से मूव करता है। ठीक है, कितने से मूव करता है, v वेलोसिटी से। तो आपको क्या करना है, फाइंड VB। ये वेलोसिटी फाइंड आउट करके बतानी है, फाइंड VB। ठीक है, अच्छा अब अगर आप ये VB की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो मैंने क्या बताया, किसी भी रॉड में या किसी भी स्ट्रिंग में किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच की सेपरेशन चेंज नहीं हो सकती। रॉड में या स्ट्रिंग में क्या हो सकता है, किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच की सेपरेशन चेंज नहीं होती है। और अगर सेपरेशन चेंज नहीं हो सकती है तो ये VB है, तो इस जितने वेलोसिटी से ये पॉइंट मूव करेगा सेम वेलोसिटी से ये वाला पॉइंट मूव करना चाहिए। एक ही तो स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग के अलोंग हर पॉइंट्स के बीच की सेपरेशन सेम रहती है। तो अब ये 37 डिग्री है तो इसके दो कंपोनेंट बना सकते हो। तो इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा, VB cos 37। क्या आएगा, VB cos 37। अच्छा, अगर ये VB cos 37 आया तो ये जिस वेलोसिटी से मूव करेगा सेम वेलोसिटी से ये मूव करेगा। इसका मतलब है कि आप ऐसे कह सकते हो
कि ये इसके अलावा जो कंपोनेंट है VB cos 37 वो किसके इक्वल होना चाहिए, 20 के इक्वल होना चाहिए। किसके इक्वल होगा, 20 के इक्वल होगा। देखिए फिर से ध्यान दीजिए, ये VB था, ये A था, ये 20 से मूव कर रहा है। अब इधर ये VB कितने से मूव करेगा आपको ये कैलकुलेट करना है, जो एक स्ट्रिंग से टाइड है, एक स्ट्रिंग से बंधा हुआ है। अच्छा, ये VB के हमने जो कंपोनेंट बनाए तो इस रॉड के अनुदिश, इसका मतलब इसकी अलोंग, इस स्ट्रिंग के अलोंग इसकी वेलोसिटी क्या होगी, VB cos 37। अब cos 37 की वैल्यू बतलाइए कितनी होती है cos 37 की, ये होगी आपकी 4/5। क्या होगी, 4/5 इक्वल टू 20। 4 से कैंसिल कर दो 5 टाइम्स, तो VB की वैल्यू आ जाएगी 25 मीटर पर सेकेंड। ये अगर इधर 10 से जाएगा तो ये इधर कितने से जाएगा, 25 से मूव करेगा। ठीक है, ये कितने से मूव करेगा, 25 मीटर पर सेकंड से मूव करेगा। अब देखिए ये दो प्रॉब्लम्स और हैं कंस्ट्रेंट मोशन की, इन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो ये आपका एक सिस्टम गिवन है, आपको क्या करना है इसमें, फाइंड VB वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक B, इसमें फाइंड आउट करना है। और इसमें क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ बीड, फाइंड वेलोसिटी ऑफ बीड, ये दोनों फाइंड आउट करने हैं। वेलोसिटी ऑफ बीड, इसमें कोई ये रिंग है या कोई बीड है, उसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। अच्छा, तो ये 10 से मूव कर रहा है इधर की तरफ, तो ये भी मूव करेगा। तो इसकी जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है ये हमने कह दिया, ये हो गया VB और ये क्या हो गया, VA। अब ये 37 एंगल है तो हमने इसको आगे बढ़ाया, ये वाला एंगल 37 है तो ये भी कितना बना, 37। ये कितना बना, 37। तो इस 37 को अपन हम क्या करेंगे, इस स्ट्रिंग के अलोंग लेंगे। स्ट्रिंग के अलोंग लेंगे तो ये कितना आएगा, 10 cos 37। इस स्ट्रिंग के अलोंग इस वेलोसिटी का कंपोनेंट कितना आया, 10 37। और इस VB का कंपोनेंट भी आप रोड के अलोंग, सॉरी स्ट्रिंग के अलोंग लोगे तो ये क्या आएगा, VB cos 53। क्या आएगा, VB cos 53, VB cos 53। इस स्ट्रिंग के अलोंग इसका कंपोनेंट 10 cos 37। अब हमने क्या पढ़ा था हमने कि कोई भी रॉड के किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच की सेपरेशन अनचेंज रहती है, और अनचेंज रहेगी स्ट्रिंग के किन्हीं भी दो पॉइंट्स की सेपरेशन अनचेंज रहेगी, तो ये कितने से मूव करेगा, ये वाला पॉइंट 10 cos 37 से, और ये कितने से जाएगा, इक्वल टू VB cos 53। अब cos 37 की वैल्यू क्या होती है आपके पास में, 4/5 इक्वल टू VB cos 53 की वैल्यू 3/5। फाइनली वी गेट द आंसर। क्या आ गया, ये 5 से ये वाला 5 कैंसिल हो गया, तो 40 इक्वल टू 3VB। तो ये आपकी वैल्यू क्या आ गई, 40/3। क्या आ गई, 40/3 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका ब्लॉक है A, ये डाउनवर्ड जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, कितनी वेलोसिटी से, 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये स्ट्रिंग भी, इसकी जो स्ट्रिंग है ये भी यहाँ पे कितने से जाएगी, 10 से जानी चाहिए। अच्छा, अब ये बीड कितने वेलोसिटी से जाएगा, हमको ये कैलकुलेट करना है। हमको क्या कैलकुलेट करना है, बीड की ये वेलोसिटी जो है वो कैलकुलेट करनी है। ये वेलोसिटी ऑफ बीड, VB वेलोसिटी ऑफ बीड, वेलोसिटी ऑफ बीड कैलकुलेट करना। तो ये एंगल 37, तो इसके अलावा इसका कंपोनेंट क्या आएगा वेलोसिटी का, VB cos 37। क्या आएगा, VB cos 37। अच्छा, ये स्ट्रिंग VB cos 37 से जा रही है और ये 10 से, तो ये भी यहाँ पे कितने से जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड से डाउनवर्ड जाएगी। तो आप क्या कह सकते हो यहाँ पे कि VB cos 37 इज इक्वल टू व्हाट, 10। तो cos 37 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4/5 इज इक्वल टू 10। कितनी हो जाएगी, 4/5। ठीक है, अब आपने इसको डिवाइड दिया तो ये कैंसिल हो गया 2 टाइम्स और ये 5 टाइम्स। तो VB इक्वल टू क्या जाएगा, 25/2 मतलब 12.5 मीटर पर सेकेंड। क्या आ गया, 12.5 मीटर पर सेकेंड। कल लास्ट लेक्चर में भी हम कंस्टेंट मोशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए और आसान फिजिक्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।